Hello बच्चा लोग. So today we are going to discuss very important chapter is breathing and exchange of gases. We'll deal with complete chapter in one lecture, which is very important for NEET exam, right? We already start a human physiology series where we start from the homeostasis. I hope आपने वो lecture देखा होगा. And digestion इस बार NEET का part नहीं है, so that we are not going to waste our time on that chapter. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन से, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि इज देयर एनी डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? यस इट इज, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर इज नो डिफरेंस, राइट? एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन बताया गया है कि इस कॉल्ड, ये ब्रीदिंग भी कह सकते हैं और उन्हीं को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. बट अगर हम इंडिपेंडेंटली उन दोनों टर्म को देखें तो ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? इनहेल में क्या होता है? हम इनटेक कर रहे हैं एयर को, और एक्सहेल में हम एक्सहेल कर रहे हैं, आउट, उसको आउट भेज रहे हैं अपने बॉडी से. बट द रेस्पिरेशन is the process where the breakdown of compound like glucose, amino acid to what? Produce energy. Fine. तो इसमें क्या देखते हैं हम कि ब्रेकडाउन होता है. तो ये दोनों टर्म जो है वो डिफरेंट है. नाउ एक ओवरव्यू देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का. अगर स्टेप्स देखें तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग से देखते हैं. हमने सांस लिया, ठीक है, हमने क्या किया? ब्रीदिंग किया. ब्रीदिंग में क्या किया? हमने इनहेल किया एयर को. जब एयर इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं तो सेकेंड स्टेप क्या देखने को मिलता है? जनरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कहाँ पे होता है ये? एल्वेली में. एल्वेली और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में एक एक्सचेंज देखा जाता है जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. फाइन. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा. गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा. फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा टिश्यू के पास, ठीक है. वहां पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है. कहाँ से? सिस्टमैटिक कैपिलरी से और टिश्यू, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज देखने को मिलेगा. एंड द फिफ्थ वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है उस ऑक्सीजन का टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रोड्यूस एनर्जी. फाइन. तो ये पूरा क्या है? स्टेप्स है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन देखते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, जिसके बारे में बात कर रही थी. जिसमें बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर. हमने क्या किया? हमने ऑक्सीजन का एक्सचेंज किया. एटमोस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हम क्या करेंगे? इनटेक करेंगे, ठीक है, विद CO2 दैट प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग. किसके साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं? जो भी हमारा जो बॉडी है उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जिसको हमें बाहर निकालना है, और जो बाहर एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे हमें इनटेक करना है. इस टर्म को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, एंड जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही है. नाउ अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन. हमें पता है हमारे बॉडी में क्या है? लंग्स. लेकिन अगर हम फिश को देखें या फिर एनिमल किंगडम में जो हमने पूरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा है उसमें सबके अपने अपने डिफरेंट पार्ट हैं, सबके अपने डिफरेंट ऑर्गन हैं. किसी के तो ऑर्गन है भी नहीं, राइट? अगर हम एनिमल किंगडम को रिवाइज करें स्टार्टिंग से तो हमें पता है कुछ सेलुलर लेवल होते हैं, कुछ टिश्यू लेवल होते हैं, कुछ ऑर्गन और कुछ ऑर्गन सिस्टम, राइट? तो इसमें एक बार हम एक ब्रीफली पढ़ते हैं कि इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्पॉन्ज होते हैं, पॉरीफेरा जिसको हम बोलते हैं, सीलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलमिन्थेस जो होता है, ये क्या करता है? ये इन्होंने क्या करना है? इसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इसका बॉडी सरफेस है. इनके पास इतना एक ऑर्गन नहीं है प्रॉपर, जैसे हमारे पास लंग्स होता है इस काम के लिए, इनके पास नहीं है. तो ये क्या करेंगे? दे यूज देयर बॉडी सरफेस, राइट? ओके. नाउ एनालिडा जो है जैसे अर्थवर्म, उनके पास क्या है? दे यूज द मॉइस्ट क्यूटिकल. वहीं पे अगर हम इंसेक्ट्स को देखें तो इंसेक्ट्स में तो कुछ नेटवर्क ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, कुछ उनके पास बुक लंग्स होते हैं, सबके पास अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को विद इन द बॉडी. अगर फिश देखें तो फिश में तो गिल्स होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है. वहीं पे आर्थ्रोपोडा जो होता है या फिर मोलस्का जो है उनके पास भी लंग्स होता है, ठीक है. बट अगर एम्फीबियन को अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग को, तो उनके पास सारे ऑप्शन है. दे हैव स्किन, दे हैव गिल्स, दे हैव लंग्स, दे हैव बकोफेरिंग्स, ओके. इनके पास ये सारे ऑप्शन है, वो अलग अलग तरीके से लेते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सारे. वहीं पर रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स जो है वो यूज करते हैं लंग्स एज अ रेस्पिरेशन वर्क के लिए. फाइन. तो ये एक ओवरव्यू था सिंपल. नाउ हम स्टार्ट
करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। ठीक है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल में क्या होता है, नेसल चैम्बर होता है हमारे पास भी है। देखो, हमने सांस लिया तो हम कहाँ से लेंगे, अपने नेसल चैम्बर से। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, यहीं पे हमारे फूड भी जाता है और एयर भी जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ कॉमन पैसेज। नाउ उसके नीचे क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। व्हाई, बिकॉज वो क्या करता है, साउंड का प्रोडक्शन करता है ना। ये कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो कि साउंड का प्रोडक्शन करता है। ये कार्टिलेज का होता है, कार्टिलेज। ओके, नाउ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करते हैं, ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर को भेज रहे हैं, तो वो क्या है, विंड पाइप। तो ये एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह होता है, स्ट्रेट ट्यूब। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फिर इसोफेगस कहाँ है, अगर ट्रैकिया यहाँ पे है तो इसोफेगस हमारे डोर्सल साइड में होता है। फाइन, तभी आप अगर देखोगे ना ट्रैकिया का, तो ट्रैकिया में एक सी शेप का स्ट्रक्चर बना होता है जो कि आधा होता है, क्योंकि पीछे तो इसोफेगस है, कंप्लीट नहीं कर सकता उसको राउंड, तो वो सी शेप का होता है। फाइन, इसीलिए। ओके, नाउ अगर उसके नीचे जाए तो क्या होता है हमारे पास, ब्रोंकी। ब्रोंकी कौन से, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी एंड टर्शियरी ब्रोंकी। उसके बाद ब्रोंकियोल्स एंड देन वी हैव एल्वियोली। क्लियर, ब्रोंकियोल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनिशियल और एक होता है टर्मिनल। तो ये था हमारा, और एल्वेली को क्या बोलते हैं, वॉस्कुलर बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि गैस का एक्सचेंज कर पाता है इजीली। तो ये हमारे क्या थे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, लंग्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वी हैव डबल मेम्ब्रेन प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट। ओके, तो ये जो हमारा जो साइड में ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ना, डबल लेयर, इसमें क्या होता है, प्लूरा होता है। ठीक है, प्लूरा प्रेजेंट होता है, और ये क्या काम करता है, फंक्शन क्या है इसका, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन है ना उसको रिड्यूस करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना, हमारे पास पैरेटल प्लूरा होता है एंड विस्ट्रल। अगर पैराइटल और विस्ट्रल का नाम आता है ना, यू हैव टू क्लियर, पैराइटल मतलब आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है एंड विस्ट्रल मतलब अंदर। फाइन, तो पैराइटल किसके कांटेक्ट में होता है, थोरेसिक कैविटी के साथ, एंड विसरल किसके कांटेक्ट में होता है, लंग सर्विस, लंग का जो सरफेस होता है ना उसके साथ। तो ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है। नाउ अगर आप देखो कि जो आपका राइट लंग है वो थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ होता है, क्यों, क्योंकि उसके नीचे क्या होता है, लिवर। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ह्यूमन का पूरा स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, राइट वाला। फाइन, वहीं पे लेफ्ट में आप क्या देखोगे कि लेफ्ट में जो हार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा टिल्ट होता है लेफ्ट साइड में, इसलिए एक हमारे पास कार्डियक नॉच देखने को मिलता है वहां पे, वो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। Now, there are two part of respiration. The first one is conducting part and second one is exchange part. तो एक्सचेंज पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, या फिर कंडक्टिंग पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, कंडक्टिंग पार्ट जो है वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है हमारे पास, उसको किसमें, टू द एल्वियोली। ठीक है, और एल्वियोली का काम क्या है, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स था उन सबको रिमूव करके उसको प्यूरिफाई करना है, उसे एक्सचेंज करना है गैसेस को। और जो दूसरा एक्सचेंज पार्ट जो होता है वो तो हमारा क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है ना, वो वाला पार्ट, किसके साथ, पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ जो एक्सचेंज हो रहा था, दिस इज एक्सचेंज पार्ट। फाइन, नाउ मेन क्वेश्चन आता है क्या, कि इसका मैकेनिज्म क्या है, हम सांस लेते हैं तो क्या चेंजेस देखने को हमें जनरली मिलता है। तो अगर हम देखें कि इनहेलेशन में जब हमने सांस लिया, तो जो डायफ्राग्राम था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पिछले मैंने दिखाया था आपको, डायफ्राग्राम नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, डायफ्राग्राम का अगर जनरली शेप देखा जाए तो वो डोम शेप का होता है, थोड़ा सा उठा हुआ। ठीक है, लेकिन व्हेन वी इनटेक द एयर, उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा, जो डायफ्राग्राम है ना वो डोम शेप से फ्लैट शेप में हो जाएगा। ठीक है, वो अपना शेप जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उस टाइम पे। और हमें करना क्या है, हमें एक चीज क्लियर रखना है कि अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर का कम होगा,
तभी वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि हमें पता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हाई टू लो की तरफ जाता है। इतना क्लियर है ना? तो पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा होगा और बॉडी का कम होगा, तभी तो वो बाहर से अंदर आएगा। और प्रेशर कम है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ज्यादा करना है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम पे क्या होगा, वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा वॉल्यूम? एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। फाइन। और जब वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वहां पे प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, बाहर जो भी हमारे एयर है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, मतलब इनहेलेशन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे टर्म में अगर हम देखें, जो हमारे रिब्स और स्टर्नम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में डॉर्सो वेंट्रल साइड से आते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, जो वॉल्यूम है ना, जो थोरेसिक का जो वॉल्यूम है वो एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा था इनहेलेशन। ओके। नाउ एक्सहेलेशन में जस्ट अपोजिट, हमने क्या किया, हमें क्या करना है, एक्सपिरेशन करना है। तो हमें क्या करना है, बाहर का जो एयर है वो कम होना चाहिए, अंदर का ज्यादा। प्रेशर जो है अंदर का ज्यादा होना चाहिए, बाहर का कम। तो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा होगा। तो फॉर दैट क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, अपने डॉम शेप में आ जाएगा। जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो प्रेशर है, जो पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली इट इज हायर। नाउ उसके बाद अगर सेकंड टर्म में देखें तो रिब्स और स्टर्नम जो अपवर्ड था इनहेलेशन के टाइम पे, वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एक्सपिरेशन में। फाइन। तो ये हमारा मैकेनिज्म था ब्रीदिंग का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से देख लेना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, जो दे रखा है इसमें क्या है, कि हमने सांस लिया और उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये रिब्स और स्टर्नम जो है वो बाहर की तरफ दिखा रहा है, अपवर्ड की तरफ, और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। ना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जिससे क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार। ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार ग्राफ को देखो। सबसे पहला क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली जो मैं ले रही हूँ अभी सांस, सिंपल जो हम सब ले रहे हैं, उसमें कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो हमारा कितना होता है, नॉर्मली 500 ml ओनली। दैट इज इट। नाउ अगर हमने थोड़ा सा फोर्सफुली किया इंस्पायर, जो मैंने बहुत तेज से सांस लिया, तो उसमें मैं कितना वॉल्यूम ले सकती हूँ, 2500 टू 3000। वहीं पे क्वेश्चन आता है कि क्या बिना फोर्सफुली इंस्पिरेशन किए हुए हम एक्सपेडिशन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो उसके टर्म्स में कम होगा, है ना। अगर आप सांस ऐसे छोड़ के देखो नॉर्मली तेज से, तो कितना ही कर पाओगे, तो उसमें हमारे पास बस 1000 टू 1100 ml ही हो पाता है। ओके, क्वेश्चन आता है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ एयर जो है ना वो हमेशा लंग्स में रहते हैं। ठीक है, उससे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इतना क्लियर है? एक बार स्ट्रक्चर में इसमें क्या बोलते हैं इसको, चार्ट में भी देख लो। ये देखो, यहाँ पे ये जो है हमारा ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। और यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा इंस्पिरेटरी आईआरवी है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है ये ईआरवी है। ईआरवी हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू आईआरवी। उसके बाद अगर हम देखें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या हो सकता है, एक तो टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली कर रहे हैं और एक हम फोर्सफुली कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो इंस्पिरेटरी का कैपेसिटी बन जाएगा। वहीं पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में आपने क्या करना है, जो नॉर्मली हम रेस्पिरेशन करते हैं और प्लस फोर्सफुली एक्सपिरेशन जो हम कर रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर दो तो वो हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। तो वाइटल कैपेसिटी, उन दोनों को आप मिला दो और प्लस टाइडल वॉल्यूम को मिला दो। ठीक है, और टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड ऑल द थिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में भी एक बार रिवीजन कर लेना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन आता है कि फिर ये जो 6000 8000 जो मेंशन है टाइडल वॉल्यूम है, फिर वो क्या है। तो हमें पता है कि जो एमआरवी जो होता है, जो माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टाइडल वॉल्यूम है प्लस जो ब्रीदिंग रेट है, कितना है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 टू 16 पर मिनट। तो इसमें अगर हम इन दोनों को प्लस करें और 500 को इंटू करना है हमें 12 से, तो इट इज अप्रोक्स कितना जाएगा, 6000। ठीक है, वहीं पे 12 टू 15 मिनट होता है, तो अगर हम 15 से करेंगे तो 8000 तक जाएगा। तो यही था हमारा
ये जो मेंशन कर रखा है कि एक हेल्दी मैन जो है वो एक्सपायर कर सकता है एक्सपायर अप्रॉक्स 6000 to 8000 ml of air per minute. ठीक है, तो ये था. Now the question arises कि what are the factors that affect the exchange of gases? कुछ फैक्टर होते हैं, जिससे सबसे पहला आता है हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी एंड द पार्शियल प्रेशर. अच्छा, डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमें पता है कि जो डिफ्यूजन जो है ना, जो थिकनेस है वो बहुत कम है, इट इज लेस देन 1 mm. तो अगर वो थिकनेस ही कम है तो इजिली पास हो जाएगा, इजिली एक्सचेंज करेगा गैसेस. तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है. ये जो फैक्टर है ये अफेक्ट करता है. अगर इसका थिकनेस मोटा होता तो उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती, राइट. लेकिन यहाँ पे नहीं है. थिकनेस जो होता है वो लेस देन है. एल्वेली जो होता है वो ऑलरेडी वस्कुलराइज्ड होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज सिंपली थिकन बाय सिंपल डिफ्यूजन. सॉल्युबिलिटी में क्या देखने को मिलता है कि सॉल्युबिलिटी जो है अगर वो ज्यादा है तो डिफ्यूजन इजीली होगा. हमें एग्जांपल दे रखा है कि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, इज 20 to 25 मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन. ठीक है. थर्ड वन इज पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बोला था कि जो भी एयर जो होता है ना, हाई पार्शियल से लो पार्शियल की तरफ जाता है. ये स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना है, दिस इज द सिंपल एल्वेली, सिंपल स्क्वामस. ये एल्वेली का मेम्ब्रेन है. बीच में हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, यानी ये जो है ये हमारा क्या है, पल्मिनरी है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल स्क्वामस. Okay, this slide is very important because the exchange of gases take place कैसे करता है वो हम समझने वाले हैं. Okay, before we start, we have to know what is partial pressure. जो pressures होते हैं जो contribute करता है by the individual gases in mixture of gases is called partial pressure. जो कि हम represent कर रहे हैं जब PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो जो एल्वियोलाई जो है हमारा, उसमें कितना होता है PO2 का अमाउंट 104, और जो एटमॉस्फेरिक में जो है वो अमाउंट है 159. ठीक है, तो बाहर हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्वियोलाई, तो वो बाहर से अंदर की तरफ आ गया. अब क्या होगा, थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ये कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट आर्टरियम में. ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में क्या करेगा, लेफ्ट आर्टरियम जाके उसको प्योर करेगा और एरोटा के थ्रू वो टिश्यू में भेजेगा. ये जो काम कर रहा है, जो उसको लेके जा रहा है, वो कौन है, सिस्टमेटिक आर्टरीज. आर्टरीज का वर्क होता है, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. और जो PO2 का अमाउंट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 95 mmHg. ओके, एंड द PCO2 इज लो, इट इज 40. नाउ अब क्या होगा, बॉडी टिश्यू के साथ एक्सचेंज होगा, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. वहां पे जाके जो PO2 का अमाउंट है वो 40 हो जाएगा एंड PCO2 45. अब जो सिस्टमेटिक वेन्स है, जिसको हम वेना कावा भी बोलते हैं, वो उसको राइट आर्टरियम में लेके जाएगा. राइट आर्टरियम जो है वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू पास करेगा एंड राइट वेंट्रिकल से फिर वो हमारा कहाँ जाएगा, जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वेलाई में जाएगा. ठीक है, और वहां पे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ तो वो डीऑक्सीजनेटेड है. ठीक है, तो जो PO2 का अमाउंट है वो 40 रहेगा एंड PCO2 का 45. अब वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ. तो ये पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि इसमें एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी में अच्छे से. और ये ग्राफ भी दे रखा है और ये बॉक्स भी दे रखा है. ठीक है, दिस डायग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल इन एनसीईआरटी. तो इसमें बताया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें O2 का अमाउंट 159 होता है, CO2 0.3. एल्वेलाई में 104 O2 का अमाउंट है एंड 40 इज CO2 अमाउंट. एंड अगर इसको लर्न करना है ना गाइस, तो देखो हमें पता है कि टिश्यू में जो CO2 का अमाउंट है वो 45 है, क्योंकि ज्यादा है ना, तो ज्यादा से फिर कम की तरफ जाएगा. तो ये याद रखना कि एक ही जगह 45 है, फिर तो बाकी कहीं भी पूछे तो 40 40 40. ठीक है, टिश्यू में है 45, क्योंकि और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा 45 है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा अमाउंट होता है, क्योंकि अब वो निकलने वाला है. ठीक है, और एल्वेलाई में 104 होता है, और उसके बाद फिर ये हमें देखने को मिलता है 95 एंड देन 40. तो ये हमारा ऑक्सीजन का पैटर्न है, ऐसे करके याद कर लेना. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम क्या देखते हैं कि जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, दो तरीके से. एक तो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक होता है कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं. हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि प्रेजेंट है आरबीसी में. फाइन. नाउ ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में. और हमें पता है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4
मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, उनके पास 4 हीम ग्रुप होता है तो 4 ऑक्सीजन वो कैरी कर सकता है। अब ये जो हम डायग्राम जो लेके आई हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये कौन सा है, सिग्मॉइड कर्व शो कर रहा है। ठीक है, सिग्मॉइड कर्व में हमने क्या दिखाया कि एक तो राइट शिफ्ट होता है और एक लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, जो राइट की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है कि वो ब्रेक डाउन कर रहा है, वो डिसोसिएशन कर रहा है इसका, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। और जब वो डिसोसिएट होगा, PCO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। PCO2 का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो जो H है, H प्लस है, वो कितना होगा, वो कम होगा। अगर H प्लस कम होगा तो pH ऑलरेडी कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसमें याद रखना कि PO2 कम होता है, PCO2 ज्यादा होता है। PCO2 अगर ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, बताओ। PCO2 अगर हमारा ज्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है हमारा जो H प्लस है वो भी ज्यादा होगा और pH ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लेफ्ट शिफ्ट में देखें तो क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में O2 की एफिनिटी देखी जाती है। O2 जो है तो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जब O2 ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा तो PCO2 ऑटोमेटिकली कम अमाउंट में पाया जाएगा, राइट। और PCO2 कम तो हमारा जो H प्लस है वो भी कम और pH ज्यादा। तो ऐसे करके याद कर लेना, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सब। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोनियम आयन और जो pH है वो तो इनवर्सली है, अगर एक ज्यादा है तो एक कम होगा। ओके, नाउ सेकंड जो है इंपॉर्टेंट वो है हमारा कर्व अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें हम क्या देखते हैं कि आरबीसी में हमें देखने को मिलता है जो CO2 है वो बाइंड करेगा H2O के साथ और बनाता है H2CO3। मेनली इसको बनाना क्या है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बनाना है। और वही बाइकार्बोनेट आयन जब बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ Ca, वो क्या करता है, बाइकार्बोनेट जो है वो, इसका एक मेन फंक्शन है कि आरबीसी के वैसे तो वो अंदर रहेगा, लेकिन जब उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है ना तो वो प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, वो आरबीसी के अंदर नहीं करता। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो डिसोशिएट कर देता है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को। ओके, और अगर हमें वापस एक्सहेल करना है तो ये जो प्रोसेस है ना, ये वापस से क्या होता है, रिवर्स में चलता है। ठीक है, उल्टा चलेगा। कार्बोनेट जो है वो जैसे बना है वो H2CO3 बनेगा, H2CO3 से CO2 H2 एंड जो CO2 है वो एक्सहेल कर देते हैं हम। तो ऐसे करके ये कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। नाउ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि रेगुलेशन दो तरीके से होता है, एक तो नर्वस होता है और एक केमिकल। जो नर्वस है उसमें हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, RRC जिसको हम बोलते हैं, जो कि कहाँ से है, मेडुला से कनेक्टेड है, मेडुला ऑफ हाइंड। और वहीं पे जो हमारा दूसरा न्यूमोटैक्सिक जो होता है वो हमारे पॉन्स से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मेडुला का काम क्या है, जो भी रिदम है ब्रीदिंग का, जो हम सांस ले रहे हैं उसको कंट्रोल करना। और वहीं पे जो हमारा पॉन्स वाला है वो क्या करता है, वो हमारा जो भी हम इनहेलेशन कर रहे हैं उसको डायरेक्शन देता है, उसको प्रोवाइड करता है। अगर हम टाइम कम लेंगे तो रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक स्विच ऑफ सेंटर की तरह वर्क करता है। वहीं पे अगर हम केमिकल वाले को देखें तो केमिकल में क्या होता है, जैसे कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ कीमो रिसेप्टर हम देख सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है या फिर क्या इश्यू है। जैसे सेंट्रल है, एक तो सेंट्रल है जो कि CSF में अगर कोई भी चेंज देखने को मिलता है हमें तो वो उसको देख लेगा, वो उसको फील कर लेगा, वो उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा उस मैसेज को। और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल। पेरिफेरल में हमें क्या देखने को मिलता है, एरोटा से रिलेटेड जो भी हमारा इश्यू है तो उसको वो देखता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, रेगुलेशन में नो रोल ऑफ ऑक्सीजन। हम मेनली इसमें देखते क्या है, CO2 H प्लस आयन, इसको हम देखते हैं कि ये ठीक है, ये मेंटेन है, तो फिर सब सही है। फाइन, तो यही चीज है, हमारा एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है और एक हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और एक हमारे कीमो रिसेप्टर के थ्रू हम पता करते हैं। नाउ कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। डिसऑर्डर में अस्थमा, एम्फाइसमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा में एक मेन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो इट इज अफेक्ट ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, वहीं पे एम्फाइसीमा जो होता है, जो स्मोकिंग से देखने को मिलता है, वो किसको करता है, वो एल्वियुलर वॉल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता। ठीक है, वहीं पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है, जो भी स्टोन वाले फैक्ट्री में जो वर्क करते हैं ना, जो बहुत सारे डस्ट में वर्क करते हैं, तो उनके क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, फाइब्रस जो होता है ना टिश्यूज का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो वर्क नहीं कर पाता प्रॉपरली। सो दिस इज इट।
Today I'm going to complete. I already completed all the chapter. So thank you so much.